बच्चों, मैट्रिक परीक्षा हो या इंटरमीडिएट परीक्षा फाइनल 25-26 का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो दोनों तरह के प्रश्न इस बार आएंगे जैसा पूर्व में आता था। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले। हम लोगों ने इतिहास के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का मॉडल प्रश्न सॉल्यूशन देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे और सेकंड पार्ट के वीडियो में हम लोग अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स जो है वो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी के लिए समान है। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है पहला क्वेश्चन क्या आया था। तो पहला क्वेश्चन है आपका, उत्पादन संभावना वक्र की ढाल क्या है। उत्पादन संभावना वक्र की ढाल जो होती है कुछ इस तरह की होती है। तो उत्पादन संभावना वक्र होता है इस तरह का। तो ये क्या आ रहा है, बायां से दायां की ओर आ रहा है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बायां से दायां। दूसरा क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, व्यष्टि मतलब होता है जिसमें हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं और छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं। मतलब व्यक्तिगत यहाँ अध्ययन हुआ ना, तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा। और जब संपूर्ण का अध्ययन करेंगे, बड़ी इकाई का अध्ययन करेंगे, तो वो समष्टि अर्थशास्त्र होगा। तो यहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होगा आपका व्यक्तिगत इकाई, छोटी छोटी इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, तीनों शामिल होगा। इसलिए आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। जो एक अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है। क्वेश्चन थोड़ा सेट जो है वो सेंटेंस सही नहीं बैठ रहा था, इसलिए इसको गड़बड़ाए पढ़ने में। तो जो एक अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या, तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या जो होती है वो संसाधनों का आवंटन होता है, संसाधनों का कुशलतम उपयोग होता है, आर्थिक विकास होता है, तीनों होता है। इसलिए आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। जनरली इनमें से सभी ही आंसर होता है कोई भी क्वेश्चन आता है तो। चौथा नंबर है, आमतौर पर एक उदासीन वक्र है। उदासीन वक्र जो है वो किस तरह का होता है, तो हम लोग उदासीन वक्र को देख लेते हैं। ये है आपका उदासीन वक्र, ठीक है, और ये है आपका मूल बिंदु। तो मूल बिंदु की ओर उदासीन वक्र किस तरह है, इधर उठा हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं आमतौर पर एक उदासीन वक्र क्या होता है, तो सी हो जाएगा, मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है, मतलब उठा हुआ होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर चौथा का सी हो जाएगा। पांचवा नंबर है, आमतौर पर एक मांग वक्र की ढाल है। अब मांग वक्र को हम लोग बना के देख लेते हैं। तो मांग वक्र क्या होता है, इस तरह का होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, मांग वक्र को आमतौर पर एक मांग वक्र की ढाल है। तो मांग वक्र की ढाल जो होती है वो आपकी होती है ऋणात्मक। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये ऊपर से नीचे की ओर दाहिनी ओर झुक रही है और क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो मांग वक्र क्या होता है, ऋणात्मक होता है। हाँ, यदि यहाँ पर गिफिन वस्तु रहता, गिफिन गुड्स रहता या घटिया वस्तु रहता, तो मांग वक्र का ग्राफ कुछ इस तरह का बनता, मतलब धनात्मक पोजीशन में। लेकिन यहाँ आमतौर पर पूछा जा रहा है एक मांग वक्र की ढाल क्या होगी, तो ऋणात्मक होगी। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। छठा है, उपयोगिता से संबंधित है। तो उपयोगिता से संबंधित होता है क्या, तो आपका होता है मानव आवश्यकता की संतुष्टि से। तो उपयोगिता का संबंधित होता है मानव आवश्यकता की संतुष्टि से। सातवां है, आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच है। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच जो होती है वो क्या होती है, तो आपका इकाई से कम होती है। यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, इकाई से कम। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है, तो उत्पादन जो है वो किसका फलन होता है, तो ये उत्पादन के साधनों का फलन होता है। किस तरह, क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं Q बड़ा फंक्शन ऑफ L के T। यहाँ पर Q जो उत्पादन है, F फलन को बता रहा है, L श्रम पूंजी प्रबंध। तो उत्पादन किस पर निर्भर करता है, तो साधन पर निर्भर करता है, उत्पादन के साधन पर। और दोनों के बीच फलनात्मक संबंध को ये F दर्शाता है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो है आठवां का हो जाएगा बी। नौवां है, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक लागत में शामिल है। मौद्रिक लागत में जो शामिल है वो है आपका अस्पष्ट लागत। जो अस्पष्ट होता है वो मौद्रिक लागत में सम्मिलित होता है। निम्नलिखित में कौन सा स्थिर लागत नहीं है। यहाँ स्थिर लागत नहीं है पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा कच्चे माल की लागत, वो स्थिर नहीं होगा। जिस तरह आपका उत्पादन बढ़ेगा, कच्चा माल का
आप डिमांड को बढ़ाइएगा, रोज़ चेंज कीजिएगा, उसको बदलिएगा, कभी ज़्यादा मंगा रहे कभी कम मंगा रहे, इसलिए ये लागत कभी स्थिर नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि अन्य बातें समान है तो किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि के कारण उस वस्तु की मात्रा में 6% की पूर्ति की गई है, तो पूर्ति की लोच का मूल्य क्या होगा। तो पूर्ति की लोच का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ES बराबर डेल्टा एस बट्टा डेल्टा पी होता है, ठीक है। या फिर इसको हम लोग कहते हैं पूर्ति की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन, और इसको कहते हैं मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। तो यहाँ पर जो है यहाँ आप देख सकते हैं कीमत में 5%, तो कीमत जो है वो 5 नीचे लिखा जाएगा, और पूर्ति की मात्रा में यहाँ आप देख सकते हैं 6% हो रहा है, तो ऊपर 6 लिखा जाएगा। अब 5 से 6 को भागा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1.2। 1.2 को देखना है कहाँ पर है, तो ये आपका है सी ऑप्शन में, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को हानि होती है तब, तो ये कब होता है, तो जब MR बराबर MC हो जाता है। नहीं, ये गलत है, ये MR बराबर MC नहीं होगा, यहाँ आपका हो जाएगा D, P ग्रेटर देन AC। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का हम लोग ग्राफ बना लेते हैं पहले। सर ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, यही आपका AR का रेखा है, यही आपका MR का रेखा है, यही आपका मूल्य का रेखा है, और ये है आपका औसत लागत वक्र। अब ये मूल्य का रेखा से यदि औसत लागत ऊपर से जाता है, इसको छूते हुए नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको हानि होगी, ठीक है। और यदि यही वक्र को यदि छूते हुए जा रहा है तो यहाँ सामान्य लाभ हो जाएगा, और ये वक्र मूल्य से अगर नीचे से जा रहा है तो इसको हम लोग असामान्य लाभ कहेंगे। तो यहाँ पर मूल्य क्या है, ग्रेटर देन AC है। ओ, तो ये D नहीं होगा, ये होगा आपका C, कंफ्यूजन हो गया था। मूल्य कम होगा AC से, मतलब C ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। मूल्य कम है AC से, ये है आपका मूल्य का रेखा और ये है आपका AC का रेखा। तो मूल्य क्या हो रहा है, AC से कम हो जा रहा है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, कि जब पूर्ण प्रतियोगिता में हानि कब होगी, तो मूल्य जब कम हो जाएगा AC से। अगला क्वेश्चन है, यदि बाजार की मांग और एक अच्छे की बाजार की पूर्ति क्रमशः D और S है, तो बाजार संतुलन को निम्नलिखित में से किस स्थिति में दिखाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है अच्छे बाजार की पूर्ति। अच्छा बाजार तभी होगा जहाँ पर D बराबर S होता है, मतलब D बराबर S जब होता है तो वहाँ पर मूल्य का निर्धारण होता है। मांग और पूर्ति बराबर होने से मूल्य का निर्धारण होता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर A हो जाएगा। अगला है, पूर्ति की अधिकता की स्थिति में एक वस्तु की कीमत की प्रवृत्ति है। तो एक वस्तु की प्रवृत्ति जो होती है पूर्ति की अधिकता की स्थिति में कीमत, पूर्ति जब अधिक हो जाएगा तो कीमत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बाजार में ज़्यादा सामान बिक रहा है, खरीदने वाला आदमी कम हो जाता है, तो वहाँ पर फिर मूल्य कम होने लगता है, तो यहाँ कमी हो जाएगा। 15 नंबर है, फर्मों के मुक्त प्रवेश तथा निकासी की स्थिति में बाजार मूल्य हमेशा होता है। तो बाजार मूल्य जो हमेशा होता है वो न्यूनतम सीमांत लागत होता है। निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है, इस चित्र को देखना है ये क्या प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये प्रदर्शित करता है आपका पूरी तरह से लोचदार मांग, मतलब इस तरह का इसका फॉर्मूला होता है, E बराबर इन्फिनिटी, अर्थात पूरी तरह से लोचदार मांग। और यदि इस तरह का रहता तो ये पूरी तरह से बेलोचदार मांग हो जाता। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो B हो जाएगा, पूरी तरह से लोचदार मांग। 17 नंबर क्वेश्चन, एकाधिकार में फर्मों की संख्या होती है। एक का अधिकार, इसका नाम से ही पता चल रहा है, एक का अधिकार मतलब यहाँ पर A हो जाएगा एक, फर्मों की संख्या कितनी होगी एकाधिकार में, एक हो जाएगी। 18 है, स्थिर पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं। तो स्थिर पूंजी के उपभोग को हम लोग कहते हैं मूल्य ह्रास। मतलब जैसे अगर मशीन है, वर्क उस पर चल रहा है, तो वो एक तरह का स्थिर पूंजी मान लेंगे उसको, तो उसमें घिसावट होती है, कभी खराब हो गया तो इसमें जो घिसावट होती है, खराब होता है, बार बार रिपेयरिंग करना, तो इसको हम लोग मूल्य ह्रास कहते हैं।
बाजार की संरचना जिसमें केवल दो फर्म है उन्हें कहा जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे दो फर्मों। बाजार की संरचना जिसमें केवल दो फर्म, तो यहाँ हो जाएगा द्वि अधिकार, दो का अधिकार, तो दो फर्म है मतलब दो अधिकार हो जाएगा। 20 नंबर है, द्वितीयक क्षेत्र में कौन सा शामिल है। तो द्वितीयक क्षेत्र में यहाँ पूछा जा रहा है, तो विनिर्माण संबंधी जो काम होता है वो द्वितीय क्षेत्र का है। बीमा, व्यापार और बैंकिंग ये आपका तृतीय क्षेत्र का है। सेवा संबंधी जो भी काम हो जाएगा वो तृतीय क्षेत्र में चल जाएगा। निर्माण संबंधी जो काम रहेगा वो द्वितीय क्षेत्र में होगा, और प्रकृति से जुड़ा हुआ जो भी काम रहेगा वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाएगा। तो यहाँ विनिर्माण है मतलब निर्माण संबंधी काम है, तो ये द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। 21 नंबर है, मौद्रिक नीति से संबंधित है। मौद्रिक नीति जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको मौद्रिक नीति अपनाता है, मुद्रा मतलब साख का नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। और बाकी सभी जो दिया गया जैसे करों, लोक ऋण, सरकारी व्यय, इसको हम लोग राजस्व नीति कहते हैं। तो यहाँ मौद्रिक नीति से संबंधित आपका हो जाएगा खुला बाजार परिचालन, तो ये हो जाएगा इसका। फिर है, केंसियन गुणक के बीच संबंध स्थापित करता है। कौन करता है, तो ये करता है निवेश और आय। कहे कि गुणक का परिभाषा है आय में परिवर्तन के फलस्वरूप विनियोग में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग गुणक कहते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह होगा, और फॉर्मूला के आधार पर ही हम लोग परिभाषा करें। डेल्टा मतलब हो जाएगा परिवर्तन, तो इसको लोग पढ़ेंगे विनियोग में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में जो परिवर्तन होता है उसी के अनुपात को हम लोग गुणक कहते हैं। और गुणक को J.M. केन्स ने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में 1936 में दिया था। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। 23 नंबर है, गेहूं निम्नलिखित में से किस सामान के निर्माण में एक मध्यवर्ती वस्तु है। तो गेहूं जो है वो किसका है, तो गेहूं से हम लोग क्या क्या है, चपाती है, बिस्कुट है, ब्रेड है, तीनों हो सकता है, इसलिए डी हो जाएगा। मध्यवर्ती वस्तु पूछा जा रहा है तो इनमें सभी मध्यवर्ती वस्तु। और अंतिम वस्तु क्या होता है, तो मध्यवर्ती वस्तु होता है जो उपभोग के लिए भी तैयार हो रहा है। जैसे गेहूं है, गेहूं से बनेगा आटा, आटा के बाद बनेगा रोटी, रोटी को हम लोग खा जाएंगे, तो रोटी जो होगा वो अंतिम वस्तु होगा। गेहूं और आटा जो होगा वो मध्यवर्ती वस्तु होगा, मतलब अंतिम उपभोग के लिए जो वस्तु तैयार है वो अंतिम वस्तु है, और जो अभी उपभोग के लिए तैयार हो रहा है वो मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगा। 24 है, कुल मांग का मुख्य घटक है। तो कुल मांग का मुख्य घटक जो है वो है आपका निवेश। अगला है 25 नंबर, यदि MPC 0.5 है और प्रारंभिक निवेश 100 करोड़ रुपए है तो अर्थव्यवस्था में आय में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना होगा। सबसे पहले आय में वृद्धि का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई बराबर के डेल्टा आई। यहाँ पर डेल्टा वाई जो है वो आय में वृद्धि को बता रहा है, के गुणक को बता रहा है, और डेल्टा आई जो है वो निवेश को बता रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले के तो दिया हुआ नहीं है तो के निकालेंगे, तो के का फॉर्मूला आपका हो जाएगा 1/MPC, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ MPC का मान आपका 0.5 दिया हुआ है तो यहाँ बैठा देंगे MPC की जगह। तो यहाँ पर 1 में 0.5 को माइनस करेंगे तो आपका जगह 1/0.5। अब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 जगह 5 दूनी 10, तो हमको के का मान पता चल गया। तो यहाँ पर फॉर्मूला में बैठाएंगे डेल्टा वाई बराबर के जगह बैठा देंगे 2, क्योंकि 5 दूनी 10, 2 आया है मेरा के का मान। और विनियोग में कितना वृद्धि हो रहा है, 100 करोड़। तो डेल्टा आई का मान 100 करोड़ हो गया। अब 2 को 100 से गुना कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 200 करोड़। तो यहाँ पर ऑप्शन में कहाँ है 200 करोड़, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर है, कमी की मांग के लिए कौन सा सही उपाय है। तो सही उपाय जो है वो है आपका कमी, मतलब किसकी कमी की मांग में कमी कहा जा सकता था यहाँ, लेकिन थोड़ा सा सेंटेंस गड़बड़ सेट हो गया है। तो यहाँ राजकोषीय उपाय और मौद्रिक उपाय दोनों हो सकता है, इसलिए आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर सी। 27 है, निम्नलिखित में कौन सा बजट विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए सबसे उपयुक्त है। तो सबसे उपयुक्त जो है वो है आपका घाटे का बजट। अगला है, जो वह सरकार के लिए परिसंपत्ति नहीं बनाता है उसे कहा जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं राजस्व व्यय। क्या कहेंगे, राजस्व व्यय। बजट में शामिल
हो सकता है। बजट में क्या शामिल हो जा सकता है, तो राजस्व घाटा शामिल हो सकता है, मौद्रिक घाटा हो सकता है, प्राथमिक घाटा, तीनों शामिल हो सकता है, इसलिए आपका हो जाएगा इनमें से सभी। और लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, व्यापार संतुलन बराबर व्हाट। तो यहाँ हो जाएगा दृश्य वस्तुओं का निर्यात माइनस दृश्य वस्तुओं का आयात। व्यापार संतुलन एक होता है भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन मतलब दृश्य अदृश्य दोनों वस्तुओं का देखा जाता है, ठीक है। लेकिन व्यापार संतुलन में केवल हम लोग दृश्य वस्तुओं का आयात निर्यात को देखते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, दृश्य वस्तुओं का निर्यात माइनस दृश्य वस्तुओं का आयात। तो ये थे आपके 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी है, फिर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, और फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, बीच बीच में छोटा छोटा मैथ भी है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी सॉल्व कर लेंगे। अच्छे से इसको याद करके कॉपी में नोट करना है आपको, क्योंकि ये ऑफिशियल जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।